गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मॉडल पेपर का पार्ट ए पूरा सॉल्व किया था। हाँ, वो क्लास थोड़ी लॉन्ग हो गई थी क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बेस हम सवालों को समझते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। हाँ, अब लेते हैं अपन खंड बी। देखिए, खंड बी में जो प्रत्येक सवाल पूछा जाएगा वो लगभग 2 नंबर का होगा और इसे अपने को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, अपना पहला सवाल है, दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात कीजिए। अपने को क्या निकालना है? HCF। तो देखिए, 616 इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 3 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएगा। और इसी प्रकार 32 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जैसे हम इनके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करेंगे तो ये लगभग अपने पास आ जाएगा 32 इक्वल टू 2 की घात 5। अब हम देखेंगे HCF निकालना है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि HCF निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ 32 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं इसमें सिर्फ 2 ही हैं और 616 इसमें 2 की घात 3 इंटू 7 इंटू 11। अब देखिए, इनमें कॉमन क्या है? इनमें सिर्फ कॉमन क्या है? 2 है। तो हम HCF के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2। अब देखिए, इसमें सबसे देखिए 2 की घात 3 भी है और 2 की घात 5। HCF में अपने को क्या करना है? जो कम घात होती है वो लेना है, जबकि LCM में ज़्यादा घात होती है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 की घात कम कितनी है? 3। तो 2 की घात हम लिखेंगे 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8। तो जो अपना HCF है वो आ जाएगा 8। इस प्रकार हम HCF निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, एग्ज़ाम के अंदर ऐसे सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे और ध्यान रखना कि जो संख्याएँ मैथ्स के पेपर में हमेशा संख्याएँ बदल जाती हैं। तो एजीटी सवाल तो कभी मिल ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, इस प्रकार के सवाल ज़रूर मिलेंगे जिसमें HCF निकालने का होगा या LCM निकालने को होगा। तो अपन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 4 के शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो शून्यांक क्या होते हैं? जैसे 2x² माइनस 6x प्लस 4, हम इसके जब टुकड़े करेंगे तो x की घात यहाँ पर क्या है? 2 है। द्विघात बहुपद है तो 2 घात है तो x के अपने पास 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे? 2। वो क्या कहलाते हैं? शून्यांक। लेकिन हम यहाँ पर क्या करना है? अपने को शून्यांकों का योग व गुणनफल दोनों ही ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले 2x² और माइनस 6x प्लस 4 इसकी तुलना में कर लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये सवाल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखिए। तो जो मानक समीकरण होता है द्विघात बहुपद का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका मानक समीकरण है। हम जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसकी तुलना इस समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं तो यहाँ पर a का मान है, a का मान कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना लिखा हुआ है? 2। अब देखिए माइनस 6x है तो यहाँ पर b किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है? माइनस से। तो b का मान कितना हो जाएगा? माइनस का से। और c यहाँ पर क्या होता है? असरफल होता है। तो c का मान कितना आ गया? 4। अब हम जानते हैं योग होता है अल्फा प्लस बीटा। योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बी बटे ए। अपने को याद रखना है योग अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे ए और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। तो यहाँ पर बी का मान अपने पास कितना है? माइनस से। और ए का मान सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस पहले से है और माइनस का से है तो क्या हो जाएगा? प्लस का से। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। जब से में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 3। शून्यांक का योग कितना आ जाएगा? 3। अब गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये होता है सी बटे ए। सी असर पद अपने पास कितना है? 4 है। और ए का मान कितना है? 2। जब 4 में हम 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया कि अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग कितना आया है? 3। और अल्फा इंटू बीटा दोनों का क्या हो गया? गुणनफल कितना आया है?
तो इस प्रकार अपन सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो अपने को याद रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने को याद रखना है, क्योंकि जो बड़ा सवाल पूछा जाएगा उसमें ये भी पूछ सकता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के योग व गुणनफल की सत्यता की जांच करिए। तो जांच करने के लिए भी अपने को इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। हाँ, अपना नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अपने पास कंडीशन दी हुई है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं, y। अब ये बता रहा है दोनों संख्या का अंतर 26 है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, तो अपने पास एक समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 26। दूसरी कंडीशन अपने को दी हुई है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। अब बड़ी संख्या क्या है, x। बड़ी संख्या अपन ने क्या ली है, x। छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या का क्या है 3 गुना, उससे कितनी अधिक है 4। इसका मतलब हम दोनों, जैसे बड़ी संख्या मैंने ले ली x, बड़ी संख्या अपन ने x मानी थी, तो बड़ी संख्या के लिए क्या है, ये छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। अब छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या क्या है y, y से कितना अधिक है 4। तो ये अपना समीकरण हो गया दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये, तो अपने पास x और y के मान आ जाएंगे। तो देखिए हम हल करते समय प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। अब जो x का मान है मैं इस x की जगह रख लेता हूँ समीकरण फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 4 माइनस y बराबर 26। अब 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा 2y, कितना बचेगा 2y। अब 2y प्लस 4 इक्वल टू अपने पास कितना है 26। अब 4 को मैं 26 की तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 को जब मैं 26 की तरफ भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2y इक्वल टू 26 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 22। अब y इक्वल टू आ जाएगा 22 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा 11। y का मान कितना आ गया 11। अब जो y का मान आया है, अब y का मान आया है वो y का मान मैं समीकरण वापस इसमें रख दूँ, तो y का मान मैं रखूँगा 3 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 करेंगे 33 और 4, 33 और 4 37। तो अपने पास दोनों संख्या आ गई, एक तो आ गई 11 और दूसरी आ गई 37। इस प्रकार हम सवाल को हल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल अपने पास है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस, ये जो निशान दिया हुआ है ये समांतर का है, किसका है समांतर। तो इसका मतलब पी क्यू, जो हमारे पास पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या है समांतर रेखाएं। तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू समरूप हैं एस ओ आर के। समरूप किसके हैं, एस ओ आर के। ये जो इस प्रकार की जो सांप के जैसी लाइन दी हुई है ये किसका निशान है, समरूप का है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको 3 कंडीशन बना देता हूँ। एक तो हम करते हैं क्रॉस, जिसे बोलते हैं एक्स, एक मैं बता रहा हूँ जेड और दूसरा बता रहा हूँ मैं एफ। ध्यान रखना, एक्स एक्स जहाँ पर भी दो रेखाएं काट रहे हैं और एक्स बन रहा है, तो जहाँ एक्स पर जो कोण बनते हैं वो कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। जब जेड बनता है तो जेड पर बनने वाले कोण होते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण भी हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। और जब एफ की आकृति बनती है तो एफ की आकृति पर जो भी कोण बनते हैं वह कोण होते हैं संगत कोण, और संगत कोण भी हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो एक्स पर तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो गए, समान। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर देखिए जेड बन रहा है, ये वाला जेड। तो ये जो कोण बन रहा है और जो ये कोण बन रहा है, कोण पी और कोण एस, कोण पी और कोण एस, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है जेड वाली आकृति पर आ रहे हैं, कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए ये भी एक प्रकार का क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो कोण आर और कोण क्यू, कोण आर और कोण क्यू भी क्या हो जाएंगे, बराबर। देखिए एक कोण ये बराबर हो गया, दूसरा कोण ये भी बराबर हो गया, और तीसरा कोण ये भी बराबर। जब किसी दो त्रिभुजों के तीनों कोण क्या हो, समान, तो कौन सा नियम लगेगा, ए ए ए, कोण कोण कोण
नियम से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अपने पास है, बिंदुओं -3, 10 और से -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और से किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए, तो मैंने जैसे एक रेखाखंड बना दिया, ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से सवाल है। तो ये मैंने एक रेखाखंड बना दिया और बिंदु ए लिया और दूसरा बिंदु बी लिया, और ए पर -3, 10 और बी पर से और -8 मान रख दिए। अब ये क्या बोल रहा है, -1 और से कोई बिंदु P है, उस पर किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने अनुपात मान लिया k/1, मैंने अनुपात क्या मान लिया, k/1। अब ये कैसा विभाजन है, ये अंत विभाजन है, और जब अंत विभाजन आता है तो उसके लिए अपने पास जो अंत विभाजित करने वाला जो सूत्र है वो होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y के लिए भी यही आएगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई है, इसके आधार पर हम क्या कर लेते हैं, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, सिर्फ x वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास x का मान दिया हुआ है -1। तो जब -1 x का मान हमने यहाँ पर -1 रख दिया, और m1 का मान कितना, हाँ m1 का मान अपने पास क्या है, k। तो यहाँ पर m1 का मान k, तो ये रख दिया। से और k का जब मैं गुणा करूँगा तो 6k आ जाएगा, और m2 कितना है, m2 क्या है, 1 और x1। देखिए x2 का मान तो ये से, और x1 का मान क्या है, -3। तो जब 1 और -3 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा -3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 k और m2 क्या है, 1 है, तो k प्लस 1। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, अब k प्लस 1 को मैं इस तरफ भेजूंगा -1 की तरफ, तो ये हो जाएगा -k -1, दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, इसके साथ होगा k प्लस 1 के, -1 का गुणा k प्लस 1 के साथ होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6k -3। जब इस समीकरण को मैं हल करूँगा, आगे जब हल करूँगा तो यहाँ पर k को 6 की तरफ भेज देता हूँ, और -3 को -1 की, तो -3 -1 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 3 -1, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 7k, कितना आ जाएगा, 7k। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बराबर 7k। अब अनुपात निकालना है अपने को, तो 2 की तरफ मैं भेज देता हूँ 7 को, तो ये आ जाएगा k। अब k के डिवाइड में मैं 1 मान सकता हूँ, तो अपने पास जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 2:7। आंसर में जो अपने पास अनुपात आ जाएगा वो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:7, 2:7। नेक्स्ट अपने पास है सवाल नंबर 9, साइन एल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान अपने को बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एल्फा बराबर 1/2, और साइन 1/2, साइन में 1/2 मान कितने डिग्री का होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो ये अपने पास आ गया, साइन एल्फा बराबर 1/2 बराबर साइन 30। इसी प्रकार तो एल्फा का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो एल्फा बराबर क्या बचा अपने पास, 30, एल्फा बराबर कितना बचा, 30 डिग्री। इसी प्रकार कॉस बीटा, अब कॉस बीटा बराबर 1/2, तो हम जानते हैं कॉस बीटा बराबर 1/2, तो 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का। अब कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट, तो हमारा एल्फा क्या आ गया, 30 डिग्री, और बीटा कितना आ गया है, 60 डिग्री। अब हमने को मान क्या निकालना था, मान ये निकालना था कि एल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है। तो जब मैं एल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ूंगा, तो 30 और 60 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एल्फा प्लस बीटा में जो आंसर आएगा एल्फा प्लस बीटा का, वो आ जाएगा 90 डिग्री। हाँ, नेक्स्ट सवाल अपने पास है, एक वृक्ष मतलब एक पेड़ है, वो 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से लिया गया सवाल है, और इस सवाल को हमें पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे सवाल होता है उसमें चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है, और जो चित्र अपन यदि सही ढंग से चित्र बना रही है तो पेपर का जो सवाल होगा वो बहुत आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 मीटर के ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है, जैसे मैंने पहले पेड़ मान लिया, ये एक क्या है, पेड़, एक पेड़ है, और बिंदु सी से ये टूटकर कहाँ मिल गया, बी पर, कहाँ मिला है, बी पर। तो यहाँ पर देखिए बी पर जो कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री।
और जो यहाँ से सी तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग अपने को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। इसका मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। और कर्ण और लंब, ये जो लंब है, कर्ण और लंब दोनों की लंबाई को यदि हम जोड़ दें, दोनों की जो मान होगा उनको हम जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी। तो कर्ण निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में। लंब बटे कर्ण किस में आएगा, साइन में। तो यहाँ लेंगे हम साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 का मान अभी हमने पिछले सवाल में भी देखा क्या होता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और लंब अपने पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना अपने को निकालना है। तो जैसे हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है कि मैं इसको क्या लिख दूँ, ऊपर की तरफ। जैसे 2/1 और ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा k/4। अब k का मान निकालने के 4 को 2 की तरफ भेजेंगे और 2 में पहले 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 2 ही आएगा। जब 2 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 2। और 4 को 2 की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 और 2 का गुणा करेंगे 8। k का मान अपने पास कितना आ गया, 8। अब देखिए लंब का मान अपने पास कितना है, लंब का मान अपने पास पहले से ही, लंब कितना है अपने पास, 4 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना आया, 8। अब दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, 8 + 4, तो टोटल जो मान आ जाएगा वो 12। तो इस पेड़ की जो कुल लंबाई है, कुल ऊंचाई है, वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला सवाल अपने पास है, सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्यीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सेकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, वे वृत्त जिनका जो केंद्र है वो एक ही हो। तो जैसे ये छोटा वृत्त है और इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, बड़ा वृत्त लिया है। छोटे वृत्त के ऊपर बड़ा वृत्त ले लिया, तो ये सेकेंडरी वृत्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई अपन ने क्या लिखी, जीवा। अब अपने को ये बताना है कि जो ये जीवा मिल रही हैं, बड़े वृत्त की जीवा है लेकिन छोटे वृत्त की क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। अब जो स्पर्श रेखा है ये क्या है, दो भागों में विभाजित हो रही है, समद्विभाजित होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करने के लिए जो दिया हुआ है वो अपन लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। और चित्र बनाने के बाद हम लिख देंगे कि वो केंद्र बिंदु है, ए भी जीवा है, जो भी है। इसका जो दो वृत्तों का जो केंद्र है वो ओ है, या इसे सेकेंद्रीय व्रत कहते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है। दो भागों में क्या करेगा, विभाजित। ये हम जानते हैं, किसी केंद्र की से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में समद्विभाजित करता है। जैसे हम ये कंडीशन लगाते हैं तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए पी बराबर बी पी। यही अपने को सिद्ध करना था। बिल्कुल ईजी है, 2 नंबर का सवाल है। अब 4-5 लाइनों में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये अपने को इसमें एक कंडीशन याद रखनी जरूरी थी, और वो ये कंडीशन थी कि किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल अपने पास है, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अपने पास थीटा नहीं है और त्रिज्या भी नहीं है। तो त्रिज्या तो हम जानते हैं कि त्रिज्या तो अपन ये ले लेंगे, जो अपने पास सुई की जो लंबाई दी हुई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आर का मान तो अपने पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन ये अपने को पता होना चाहिए कि जो घंटे की सुई, यहाँ पर क्या कंडीशन भी दी हुई, घंटे की सुई। अब घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वैसे सीधी तौर पर अपन याद कर सकते हैं, सीधे तौर पर अपन याद कर सकते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया कोण कितना होता है, आधा डिग्री होता है। कितना होता है, आधा डिग्री। 1/2। अब 1/2 का गुणा हम क्या करेंगे, 1/2 का गुणा कितने मिनट दिए हुए, 90 मिनट। तो 1/2 का गुणा
90 के साथ करवाएंगे तो 2 का भाग 90 में देंगे तो 2 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा 45। तो अपने पास जो डिग्री कोण है वो 45 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हालांकि ये आधा डिग्री कैसे आया, तो इसके लिए मैं 2 कंडीशन आपको बता देता हूँ। एक तो सवाल हमेशा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मिनट की सुई वाला, या तो मिनट की सुई और या फिर आ जाएगा या तो मिनट की सुई या फिर घंटे की सुई। देखो मिनट की सुई के लिए हम क्या करेंगे, मिनट की सुई हम जानते हैं कि जब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो 1 घंटा होता है। कितना होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में जब एक सुई पूरा एक वृत्त की तरह घूमती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 का। कितने डिग्री का कोण बनाती है 360। 0 से 0 कट हो गया और 6 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो इसका मतलब जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का। मिनट की सुई, किसकी सुई, कौन सी, मिनट की। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर अपने पास घंटे की सुई पूछा है तो घंटे की सुई के लिए वैसे तो बता दिया 1/2, लेकिन आया कैसे। हम जानते हैं कि घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाने का, एक घड़ी का पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है 12। तो 12 घंटे, अब 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। अब 12 का भाग 360 में देते हैं जब जाता है 30। तो हम जानते हैं तो इससे अपने पास आ गया कि 1 घंटे में कितने कोण पर घूमेगी 30 डिग्री पर। कितने कोण पर घूमेगी 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री पर। या अपने पास क्या दिए हुए 90 मिनट दिए हुए। कितने मिनट दिए हुए 90। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने मिनट हुए, 1 घंटे में जो मिनट हुए वो हो गए 60। कितने मिनट हो गए 60। तो अब 60 बराबर 30, तो 0 से 0 कट हो गया तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा 3/6 बराबर 1/2। तो घंटे की सुई क्या करेगी 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, जबकि मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखना 6 डिग्री और आधा डिग्री। अपन जब हल करेंगे 90 और 1/2 का गुणा तो अपने पास कितना आ गया 45। कितने डिग्री का कोण आ गया 45 डिग्री। तो अपने पास आर का मान कितना है 6। आर का मान कितना है 6 और जो 90 मिनट में जो कोण बन रहा है वो 45। अब इस सूत्र में हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जैसे मान रखा पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान क्या है 6। आर स्क्वायर है तो 6 का 2 बार गुणा 6 इंटू 6 फिर हो जाएगा गुणा 45/360। अब इसको हम कट करेंगे। कैसे कट करते हैं 6 से इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 60 बार। अब वापस 6 को मैं इसको कट कर देता हूँ तो ये कट हो गया 10। तो अपने पास आ गया 22 इंटू 45 और डिवाइड में आ गया 7 इंटू 10। 7 इंटू 10। देखो 5 से मैं कट कर लेता हूँ 9 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 9 बार। और ये कितनी बार कटेगा 2 बार। 5 का भाग 45 में 9 बार और 10 में कितनी बार 2 बार। 2 से ये कितनी बार कटा 11 बार। कितनी बार कटेगा 11 बार। अब 11 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 और 9 का गुणा ये आ जाएगा 99 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7। डिवाइड में कितना आ गया 7। तो अपने पास जो क्षेत्रफल जो निकालना है वो आ जाएगा 99/7। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम क्या कर रहे हैं एक गोले को पिघलाकर क्या बना रहे हैं बेलन बना रहे हैं। तो गोले की त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर और जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी बना रहे 6 सेंटीमीटर। तो हम अपने को क्या करना है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए बेलन गोले से बेलन बना रहे, गोले से क्या बना रहे जो गोला है उससे हम क्या बना रहे बेलन। अब जो गोले से बेलन जो बना रहे हैं तो इनका दोनों का आयतन क्या रहेगा समान। आयतन क्या रहेगा समान। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले गोले का आयतन ज्ञात करेंगे और जो गोले का आयतन आएगा उस आयतन को किसके बराबर रख देंगे बेलन के आयतन के बराबर। दोनों का सूत्र लगा के हल करेंगे तो बेलन की ऊंचाई अपने आप ही अपने पास आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन ने यह मान लिया बेलन की ऊंचाई h और यहाँ गोले की त्रिज्या 4.2 और बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में जो दी हुई है कंडीशन उसके हिसाब से हम यहाँ देखते हैं
तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों का आयतन बराबर। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कैपिटल एच अपन ने माना है, और 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, गोले का आयतन। यहाँ पर देखिए पाई से तो पाई अपन क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। अब पाई से पाई कट करने के बाद जब मैं इस पूरे समीकरण को हल करूँगा, जैसे पाई कट कर लिया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यूब। अब यहाँ से अपने को एच का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 4r³/3r²। यहाँ पर स्मॉल आर है वो किसकी त्रिज्या है, गोले की, और कैपिटल आर किसकी त्रिज्या है, बेलन की। फिर इसको हम हल करेंगे तो 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2/3 × 6 × 6। जब इस पूरे संख्याओं को जो गुणा और भाग करेंगे हम, तो जो आंसर आ जाएगा लास्ट में कितना आ जाएगा, 2.74 सेंटीमीटर। ये सब इस प्रकार सवाल हल हो जाएगा। सूत्र अपने को याद होना चाहिए, बेलन का आयतन निकालने का पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन निकालने का 4/3 पाई आर क्यूब। जब दो सूत्र अपने को पता है तो ये सवाल आसानी से हल हो सकता है। अगला सवाल अपने पास है बंटन 1 से 3 5 7 9 11 4 9। बंटन मतलब आंकड़े अपने पास दिए हुए, इनका अपने को तो माध्यक निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, बहुलक। तो सबसे पहले अपन बहुलक निकालने के लिए देखेंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 9, 9 2 बार है, 9 कितनी बार दिए हुआ है, 2। दूसरा ज़्यादा कौन दिख रहा है, 1 बार, ये 6 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार है, 5 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 11 भी 1 बार है, और 4 भी 1 बार है। तो इसका सीधा ही बहुलक क्या आ जाएगा, 9। बहुलक हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। अब माध्यक कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही या अवरोही क्रम, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो देखिए बढ़ते क्रम में, जैसे आरोही बढ़ते क्रम में अपने लिख दिया, तो 1 3 4 5 6 7 9 9 11, कुल कितने हैं, 9 है। कुल कितने आंकड़े अपने पास हैं, 9। तो हम क्या करेंगे, 9 आंकड़े हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 3 आंकड़े ले लेंगे, और यहाँ से सॉरी आगे से 4 और पीछे के 2 और 2 4, 2 और आगे के 4 और पीछे के 4 छोड़ दिया, और जो 20 का पद है वही क्या होगा, माध्यक। तो इसका माध्यक कितना आ जाएगा, से। बहुलक 9 और माध्यक से आ जाएगा। इसका सूत्र है, सूत्र क्या होगा, n + 1/2। n का मान कितना है यहाँ पर, 9। 9 में n का मान कितना है, 9। n का मान 9 है, तो 9 + 1/2। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5। तो जब हमने इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, तो जो पांचवा पद पहले नंबर से पांचवें नंबर पर जो पद होगा वो क्या होगा, माध्यक। तो 1 3 4 5 और से, पांचवें नंबर पर कौन है, से। तो माध्यक कितना आ जाएगा, से, और बहुलक अपन ने देख लिया 9। तो इस प्रकार दोनों आंसर अपने पास आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए लीप वर्ष क्या होता है, अलीप वर्ष क्या होता है। देखिए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। कितने डेज होते हैं, 366। और अलीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365। लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। अपने को पूछा है अलीप वर्ष। अलीप वर्ष में क्या होगा, हम क्या करेंगे, 365 में जब 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 52 तो सप्ताह, और शेषफल क्या आता है, 1। 52 बार भाग जाता है और 1 शेषफल रह जाता है। तो इसका मतलब अपने पास एक दिन होगा, और वह दिन कौन सा होगा, यहाँ अपने पास सवाल में दिया हुआ है रविवार। लेकिन एग्जाम में अपने को कुछ भी पूछ सकता है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 7 दिन में से कोई भी एक दिन पूछ सकता है। तो अपने पास कुल दिन कितने हैं, 7। कुल दिन कितने हो गए, 7। और अब 7 दिन में से अपने पास दिन एक है, तो वो एक रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो प्रायिकता पूछी गई है, वो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/7। प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/7। इस प्रकार अपन सवाल को हल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट सेकंड अपन ने किया है, पार्ट ब, जिसमें अपन ने 15 सवालों को हल किया है। आई होप प्रत्येक सवाल आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है अच्छे तरीके से समझाने का। समय भाव के कारण कुछ फास्ट सवालों को हल किए हैं, तो आई होप अब इसे समझेंगे। जो पार्ट बचा है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए